हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पांडुचेरी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं रोजगार विद अंकित की। ये जो है जीएस सुधा की बुक है, इसमें हम लोग जो है जीव विज्ञान का पाठ करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है वृक्काणु से। तो वृक्काणु यह जो है मनुष्य के प्रत्येक वृक्क के में जो है लगभग 10 लाख लंबी निम्न आकार की तथा जो है कुंडलित नलिकाकार जो है संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वक्राणु कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का वास्तविक कार्य इन्हीं जो है नेफ्रॉनों के द्वारा किया जाता है। नेफ्रॉन को जो है दो भागों में बांटते हैं, वृक्क कणिका और नलिका। यहाँ पे आप इसका जो है चित्र भी देख सकते हो। अगला है वृक्क कणिका। वृक्क कणिका जो है ग्लोमेरुलस तथा जो है बोमेन जो है संपुट नामक दो भागों से जो है मिलकर बना होता है। एक जो है धमनिका जो है ग्लोमेरुलस में जो है रक्त ले जाती है, जिसे अभिवाही धमनिका कहते हैं, तथा एक धमनिका जो है ग्लोमेरुलस से रक्त एकत्रित करके ले जाती है, जिसे अपवाही धमनिका कहते हैं। नलिका की बात करें तो वृक्क के जो है कार्टोस जो है कार्टेक्स भाग में आकार एक जो है बड़ी वाहिनी खुलती है, जिसे जो है संग्राहक वाहिनी कहते हैं। बोमेन जो है संपुट से एक जो है नलिका निकलती है, जो वृक्क की जो है पेल्विस में जो है प्रवेश करती है। इसके जो है पश्चात ही यह नलिका अंग्रेजी के जो है यू आकार का एक जो है लूप हेनले लूप बनाती है। उत्सर्जन की जो है कार्य की एक तरफ जो है रासायनिक भाग, एक तरफ यांत्रिक भाग। रासायनिक भाग के दो पार्ट हैं, जो है अमीनो हरण और अर्निथीन चक्र। दूसरा यांत्रिक भाग के गुच्छीय निस्यंदन और पुनरावशोषण जो है स्त्रावण। रासायनिक भाग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डी एमिनेशन सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। इस क्रिया के अंतर्गत आवश्यकता से अधिक प्रोटीन एमिनो अम्ल के जो है एमिनो समूह -NH2 को जो है अलग कर दिया जाता है तथा अमोनिया NH3 का जो है निर्माण किया जाता है। अर्निथिन चक्र को यूरिया चक्र या क्रेब हेंसलेट चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र यकृत कोशिकाओं में पूर्ण होता है। अगला है यहाँ पे इस चक्र के द्वारा जो है रक्त से दो उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया व CO2 यकृत कोशिकाओं में अलग कर दिए जाते हैं। यांत्रिक भाग इसके अंतर्गत मूत्र निर्माण की जो है कार्यविधि आती है। मूत्र निर्माण में जो 3 प्रमुख जो है क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। गुच्छीय निस्यंदन वृक्क द्वारा जो है प्रति मिनट लगभग जो है 1100 से लेकर के 1200 ml रक्त का जो है निस्यंदन किया जाता है। पुनरावशोषण की बात करें तो सक्रिय पुनरावशोषण द्वारा समस्त ग्लूकोज अधिकांशतः एमिनो अम्ल, विटामिन सी, जल आदि इसी भाग में जो है पुनरावशोषित जो है किए जाते हैं। जब रक्त में जो है Na+ की जो क्षमता कम हो जाती है, तब जो है रक्त दाब कम हो जाता है, तो वृक्कों की कोशिका गुच्छ रेनिन एंजाइम स्रावित करती है। ADH की जो है अनुपस्थित में जल का जो है पुनरावशोषण कम हो जाता है, जिससे मूत्र जो है पतला हो जाता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को मधुमेह इंसिपिडस जो है कहा जाता है। अगला है स्त्रावण। स्त्रावण जो है द्वारा जो है कुछ पदार्थ जैसे H+ जो है अमोनिया, यूरिया अम्ल आदि जो है रक्त से निस्यंदन में जो छोड़ दिए जाते हैं। मूत्र की बात करें तो नेफ्रॉन में रुधिर से जो है छनकर आए जल एवं जो है शेष उत्सर्जित पदार्थ के जो है मिश्रण को मूत्र कहते हैं। अगला है मूत्र की संरचना। संघटक जो है 95% जल, 2% लवण और यहाँ पे 2.6% यूरिया और 0.3% यूरिया अम्ल। रंग की बात करें तो रंग हल्का पीला यूरोक्रोम नामक जो वर्णक के कारण होता है। pH कितना होता है तो 6, ये अम्लीय होता है। मात्रा की बात करें तो ये स्वस्थ व्यक्ति में जो है 1 से लेकर के 2 लीटर प्रतिदिन होता है। गंध की बात करें तो तीक्ष्ण गंध है। मुख्य कारण इसका जीवाणुओं द्वारा यूरिया का जो है अमोनिया में परिवर्तन। अगला है रक्त अपोहन या हीमोडायलिसिस। वृक्क द्वारा जो सामान्य कार्य न करने पर जो हीमोडायलिसिस द्वारा जो उपचार किया जाता है। हीमोडायलिसिस रोग से जो है पीड़ित व्यक्तियों के लिए वरदान है। वृक्क प्रत्यारोपण। वृक्क जो है क्रियाहीनता को दूर करने का जो अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण होता है। वृक्क में जो है पथरी, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट
तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। नोट में दे देते हैं सी, विटामिन सी मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। सभी कशेरुकी जंतुओं में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं। विभिन्न जंतुओं में वृक्कों के अतिरिक्त कुछ अन्य अंग भी जो है उत्सर्जन में सहायक होते हैं। अंग की बात करें, एक तरफ दिया गया, एक तरफ जो उत्सर्जी पदार्थ दिया गया। तो त्वचा जो है ये स्टेरोल हाइड्रोकार्बन पसीना यानी पसीने से में जो है यूरिया, सोडियम और यहाँ पे तेल ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ जो है क्लोराइड जल, लैक्टिक अम्ल आदि के होते हैं। फेफड़े की बात करें तो CO2 एवं जो है जल वाष्प। यकृत जो उत्सर्जी पदार्थ है ये क्या करता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल, पित्तवर्धक में जो है बिलिरुबिन आदि उपस्थित होते हैं। आंत की बात करें तो उत्सर्जी पदार्थ इसमें कैल्शियम तथा जो है धातुओं का लवण। अगला है पीलिया। पीलिया जो है अस्थि मज्जा जो है प्लीहा आदि अंगों में लाल रक्त कणिकाओं RBC के विखंडन की दर बढ़ जाने तथा जो है बड़ी संख्या में यकृत कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रक्त से जो है बिलिरुबिन को जो है ग्रहण नहीं कर पाती, अतः जो है बिलिरुबिन पीले रंग का जो है रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी को पीलिया रोग कहते हैं। अगला है बिलिरुबिन नामक जो है वर्णक लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC के विखंडन के परिणाम स्वरूप बनता है। अब हम लोग जो है परिसंचरण तंत्र देख लेते हैं। तो परिसंचरण तंत्र का जो अर्थ होता है एक तत्व का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है परिवहन करना। शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है पहुंचाना ही जो है रक्त परिसंचरण कहलाता है। जीवों के जो है शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, हार्मोन्स एवं उत्सर्जी पदार्थों के जो है परिवहन के लिए एक अंग समूह पाया जाता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगला है रक्त परिसंचरण तंत्र को कार्डियोवैस्कुलर तंत्र भी कहते हैं। शरीर में जो है रुधिर का परिसंचरण सदैव एक जो है निश्चित दिशा में होता है। परिसंचरण पथ दो तरह होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र की और एक तरफ जो है बंद परिसंचरण तंत्र दिया गया है। तो केशिका तंत्र अनुपस्थित होता है इसमें खुला में, और बंद में होता है केशिका तंत्र उपस्थित होता है। रक्त को शरीर गुहा में पंप किया जाता है और रक्त को हृदय द्वारा जो वाहिकाओं के माध्यम से पंप किया जाता है। इस तंत्र में रक्त सीधे ही शरीर के जो है अंगों ऊतकों के संपर्क में रहता है, जैसे टिड्डा है, काकरोच है, झींगा है, मकड़ी, बिच्छू, घोंघा इत्यादि। और इसमें जो रक्त ऊतकों के सीधे संपर्क में नहीं रहता है, जैसे कि मनुष्य, केचुआ, जानवर, पक्षी इत्यादि। अगला है जंतुओं में जो है प्रवाहित द्रव के आधार पर परिसंचरण तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जल परिसंचरण तंत्र, इस प्रकार के जो परिसंचरण तंत्र में जंतुओं के शरीर में रक्त की जगह जल का जो है परिवहन होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, इस जो है प्रकार के जो है परिसंचरण तंत्र में जंतु के शरीर में जो है रक्त प्रवाहित होता है। रुधिर परिसंचरण का जो है कार्य हृदय द्वारा जो है संपादित किया जाता है। रुधिर परिसंचरण की जो खोज विलियम हार्वे ने की थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जो मुख्य भाग निम्नलिखित हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र में। रक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रक्त एक जो है तरल संयोजी ऊतक होता है जिसके माध्यम से शरीर में जो है पोषक पदार्थ, गैसें, हार्मोन्स आदि जो है शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है गति करते हैं। हृदय की बात करें तो यहाँ पे हृदय एक पेशी संरचना है जो केंद्रीय पंपिंग अंग की जो तरह कार्य करता है। मछलियों में हृदय दो कक्षीय, एक अलिंद व एक निलय, और जबकि उभयचर में जो है उभयचरों में सरीसृप में हृदय तीन कक्षीय हो, दो अलिंद व एक निलय होता है। अपवाद में देख लेते हैं तो मगरमच्छ में जो है चार कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। पक्षियों तथा स्तनधारियों में जो है हृदय पूर्णतः चार कक्षीय यानी दो अलिंद और दो निलय होता है। अब हम लोग जो है मानव हृदय के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप यहाँ चित्र देख रहे हो, ये मानव हृदय है और यहाँ पे इसको रोक करके आप इनके पार्ट भी देख सकते हो। मनुष्य का जो हृदय जो है लगभग जो है 12 सेंटीमीटर जो है लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 300 जो है ग्राम भार का जो है शंक्वाकार रचना है, जो वक्ष गुहा में जो पसलियों के नीचे तथा फेफड़ों में के जो है बीच स्थित होता है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से जो है घिरा रहता है जिसे जो है पेरिकार्डियम कहते हैं। दोहरी झिल्ली के जो है बीच पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। यह द्रव बाहरी आघातों से जो है हृदय की जो सुरक्षा करता है।
मानव हृदय 4 जो है कोष्ठकों में जो है विभाजित रहता है। ऊपरी जो है पतली कोष्ठक दीवारों द्वारा जो है बने 2 अलिंद और निचली मोटी जो कोष्ठक दीवारों द्वारा बने 2 निलय। अलिंद 2 प्रकार के होते हैं, दाया अलिंद और बायां अलिंद। अलिंद के जो है नीचे 2 निलय होते हैं, दायां निलय और बायां निलय। प्रत्येक अलिंद तथा जो उसके जो है नीचे के निलय के लिए एक छिद्र होता है, जिसे जो है अलिंद निलय कपाट कहते हैं। ये कपाट केवल जो है निलय की ओर खुलते हैं, अर्थात रुधिर का जो है प्रवाह एक दिशीय होता है। भ्रूण अवस्था में जो है हृदय की जो है अंतरालिंद भित्ति पर जो है एक छिद्र पाया जाता है, जिसे जो है फोरामेन ओवल कहते हैं। वयस्कों में यह छिद्र जो बंद होकर केवल एक जो है अवशेष के जो है रूप में रह जाता है, जिसे जो फोसा जो है ओवेलिस कहते हैं। अगला है, नोट में देख लेते हैं यहाँ पे। शिशु जो कुछ जो है शिशुओं में यह छिद्र जन्म के बाद भी जो है पूर्णतः बंद नहीं होता है। ऐसे शिशुओं को ब्लू बेबी जो है कहा जाता है। रक्त में जो है नाइट्रेट की अधिकता से जो है ब्लू बेबी जो सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। हृदय की जो है कार्यविधि देख लेते हैं। तो बायां अलिंद ये जो है ये दोस्तों बाएं निलय में एक छिद्र जो द्वारा खुलता है। इस जो है छिद्र पर एक द्विकपाटी वाल्व पाया जाता है, जिसे जो है मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। दायां अलिंद दाएं निलय में एक जो छिद्र दायां अलिंद निलय छिद्र द्वारा जो है खुलता है। इस छिद्र पर एक जो है त्रिकपाटीय वाल्व पाया जाता है। बायां अलिंद 4 जो है फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा जो है फेफड़ों से शुद्ध रक्त ग्रहण करता है। बायां निलय के अगले जो है भाग से महाधमनी निकलती है, जो शरीर के जो अन्य सभी जो भागों इन फेफड़ों को छोड़कर में जो रुधिर को ले जाती है। महाधमनी के जो उद्गम वाले जो स्थान पर 3 जो है अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं, जो रुधिर को जो है निलय से महाधमनी में तो आने देते हैं, परंतु किंतु वापस नहीं जाने देते हैं। अगला है, दायां अलिंद में जो है 2 अग्र महाशिरा तथा एक पश्च महाशिरा खुलती है, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त लाकर दाएं अलिंद में पहुंचती है। अग्र महाशिरा में खुलने के स्थान के नीचे एक गांठ जैसी जो संरचना साइनो एट्रियल गांठ पाई जाती है। दाएं अलिंद निलय जो है वाल्व के पास एक अन्य जो है गांठ एवी गांठ जो है पाई जाती है। अगला है यहाँ पे हृदय में रुधिर परिसंचरण का मार्ग। पल्मोनरी महाधमनी, यहाँ पे दायां निलय और यहाँ पे दायां अलिंद, अग्र एवं जो पश्चिम महाशिरा शिराएं अशुद्ध रक्त। यहाँ पे आप अच्छे से इसको डिफाइन करके मतलब देख सकते हो। अगला यहाँ पे है, हृदय के कार्य करने की 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था प्रकुंचन होती है, जिसमें जो है अलिंद तथा निलय सिकुड़ते हैं, जबकि जो है द्वितीय अवस्था अनुशिथिलन होती है, जिसमें जो है निलय जो है फैलते हैं तथा जो है अलिंद द्वारा दिए गए रक्त से भर जाते हैं। एक प्रकुंचन 1+1 अनुशिथिलन बराबर 1 हृदय धड़कन होता है। हृदय धड़कन का जो नियमन है, एक सामान्य स्वास्थ्य मनुष्य का जो है हृदय 1 मिनट में लगभग जो है 70 से 75 बार जो है औसतन 72 जो है बार स्पंदन प्रति मिनट धड़कता है। हृदय को जो है रक्त पहुंचाने का जो कार्य है कोरोनरी धमनी करती है। हृदय के जो है विद्युत रासायनिक आवेग को जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG द्वारा जो है मापा जाता है। हृदय की धड़कन के नियंत्रण में जो है थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन हार्मोनों की जो है भूमिका होती है। धड़कन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, हृदय धड़कन दर जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा जो नियमित होती है। हृदय धड़कन का जो नियंत्रण पश्चिम जो है मस्तिष्क में उपस्थित मेडुला ऑब्लांगेटा के जो है हृदय केंद्र द्वारा जो है किया जाता है। नवजात शिशुओं में जो हृदय धड़कनों की जो है दर 120 से लेकर 150 स्पंदन प्रति मिनट होती है। हृदय की जो धड़कन पर जो है नियंत्रण के लिए पोटेशियम यानी के आवश्यक है। रक्त में जो उच्च सोडियम व पोटेशियम आयन Na+K+ सांद्रता हृदय की जो धड़कन को जो धीमी कर देता है। रक्त में जो उच्च कैल्शियम आयन Ca++ सांद्रता ताप बुखार व्यायाम डर अवसाद आदि जो है हृदय का रक्तदाब तथा जो धड़कन बढ़ा देते हैं। नोट में देख लेते हैं,
वह उपकरण जो चिकित्सकों द्वारा जो है हृदय की आवाज़ सुनने के लिए उपयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप कहलाता है। रक्तदाब या जो है रक्तचाप, रुधिर दाब को जो सामान्यतः उल्टी जो बाँह की जो धमनी द्वारा जो है मापा जाता है तथा वह उपकरण जो रुधिर दाब मापने के लिए जो है उपयोग किया जाता है उसे जो है स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। एक जो है सामान्य स्वस्थ जो है व्यक्ति का जो रुधिर दाब 120 से प्रति जो है 80 mm होता है, Hg होता है। अब हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो प्रकुंचन दाब ये 120 mm Hg और अनशिथिलन दाब 80 mm G जो है Hg और नाड़ी की जो है गति जो हृदय स्पंदन गति 70 से लेकर 90 जो बीट प्रति मिनट के जो समान होती है। जो है प्रकुंचन दाब 120 जो है mm Hg, अनुशीतलन दाब 80 जो है mm Hg बराबर 40 mm जो है Hg नाड़ी दाब के बराबर होता है। सामान्य से जो है उच्च जो है रुधिर दाब हाइपरटेंशन और सामान्य से निम्न रुधिर दाब ये हाइपोटेंशन कहलाता है। धमनी तंत्र पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये वे रुधिर वाहिनियाँ जो हृदय से शुद्ध रक्त जो शरीर के जो विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं। नोट में देख लेते हैं। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शरीर की सभी जो है धमनियों में जो है शुद्ध रक्त बहता है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी जो धमनी महाधमनी होती है। सिरा जो है तंत्र, सिराएं जो है विभिन्न अंगों से जो है अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके हृदय तक ले जाती है। नोट में दे देते हैं। पल्मोनरी सिरा एकमात्र सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। लसिका तंत्र की बात करें तो कोशिकाओं के जो चारों तरफ जो एक द्रव पाया जाता है जिसे जो है ऊतक द्रव कहते हैं। रुधिर कोशिकाओं से जो है पोषक पदार्थ इसी जो है द्रव में जो है विसरित होते हैं तथा जो है ऊतक द्रव में से जो है कोशिकाओं में जो है पहुँचते हैं। कोशिकाओं द्वारा भी जो है इसी क्रम से जो है रुधिर वाहिकाओं में पहुँचता है। अगला है वाहिनियों में इस जो है द्रव के एकत्रित होते ही इसे जो है लसिका कहते हैं। लसिका की बात करें तो लसिका एक जो है तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर के लसिका तंत्र से होकर बहता है। यह एक जो है रंगहीन द्रव होता है। लसिका जो है पोषक पदार्थ हार्मोन आदि के जो संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लसिका जो घाव भरने में सहायक होती सहायता करती है, घाव भरने में सहायता करती है। लसिका कोशिकाएं कार्टिलेज, स्पाइनल कॉर्ड एवं मस्तिष्क में नहीं पाई जाती हैं। लसिका वाहिनियाँ कहीं कहीं जो है फूल कर जो है गांठें जो बनाती हैं जिन्हें जो है लसिका गांठें कहते हैं। अगला है लसिका गांठों में जो है लिम्फोसाइट, टी जो है लिम्फोसाइट एवं बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लसिका गांठें प्लीहा जो थाइमस और लिम्फोसाइट का जो निर्माण करती हैं जो बाहरी जो पदार्थों जीवाणुओं से जो है शरीर की सुरक्षा करती हैं। रुधिर एवं जो लसिका में अंतर, तो यहाँ पर रुधिर दिया गया एक तरफ जो लसिका दिया गया है। आरबीसी उपस्थित होती है तो आरबीसी इसमें जो है अनुपस्थित होती है। रुधिर में डब्ल्यूबीसी जो उपस्थित होती है परंतु कम मात्रा में, इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में जो है पाई जाती है। यह न्यूट्रोफिल की जो संख्या बहुत अधिक होती है और इसमें लिम्फोसाइट्स की जो संख्या बहुत अधिक होती है। रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। लसिका छना हुआ जो है रुधिर है। नोट में दे देते हैं। विश्व में जो है सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के सर्जन डॉक्टर जो क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 ने। आगे हम लोग जो है कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। आप यहाँ पे जो है कंकाल तंत्र के जो है पार्ट भी देख सकते हो, वाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। वाह्य कंकाल में बाल, नखून, खुर, पंख आते हैं और अंतः कंकाल में अस्थि उपास्थि आते हैं। कंकाल की बात करें तो जो है मानव में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी जो आकृति को बनाए रखने के लिए अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहते हैं। मानव का कंकालीय जो ढांचा एक विशेष प्रकार के जो है संयोजी ऊतक का जो है बना होता है जिसे जो है कंकाल ऊतक कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो उपास्थि है और यहाँ पे अस्थि है और यह कंकाल ऊतक है। उपास्थि की बात करें तो उपास्थि एक जो है संरचनात्मक चेतना पदार्थ है जो विशेष प्रकार की जो है कार्टिलेज कोशिकाओं से निर्मित होता है। उपास्थियों का निर्माण संयोजी ऊतकों से होता है। उपास्थि अर्ध ठोस तथा पारदर्शी होती है। उपास्थि की जो है कोशिकाओं को जो है कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। उपास्थि में तंतु व
मैट्रिक्स के अनुपात के आधार पर यह 3 प्रकार की होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो उपास्थि, जो हाइलिन और रेशेदार और लोचदार। यहाँ पे आप इनका फिगर भी देख सकते हो। अगला है हाइलिन उपास्थि क्या होता है, तो यह सर्वाधिक पाई जाने वाली उपास्थि है। इसमें जो है कोलेजन तंतु पाए जाते हैं जो इसे जो है मजबूती और लचीलापन प्रदान करते हैं। अगला है यह श्रोणी जो है मेखला व अंश मेखलाओं में जो है पाई जाती है। रेशेदार उपास्थि यह हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। यह सर्वाधिक मजबूत उपास्थि होती है। यह श्वेत कोलेजन तंतुओं से बनी होती है। यह मुख्य रूप से इंटरवर्टेब्रल डिस्क और जो है स्नायुबंध एवं कुछ जोड़ों जैसे घुटने का जोड़ आदि में जो है पाई जाती है। अगला है लोचदार उपास्थि। यह लोचदार पीले तंतुओं की जो है बनी होती है। यह अंगों के आकार और लचीलेपन को निर्धारित करती है। मनुष्य में यह बाहरी कान, मध्य कर्ण की जो है श्रवण नली और एपिग्लैटिस में जो है पाई जाती है। अगला है अस्थि। अस्थियों का जो है 38% भाग जो है ओसिन नामक प्रोटीन से तथा जो है 72% भाग अकार्बनिक लवणों मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट तथा जो है मैग्नीशियम फॉस्फेट्स का जो है बना होता है, जिसके जो है कारण अस्थियां कठोर तथा ठोस होती हैं। वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां होती हैं। शिशुओं में लगभग 300 जो है अस्थियां पाई जाती हैं। अस्थि की कोशिकाओं को जो ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट अस्थि का जो है महत्वपूर्ण अवयव होता है जो अस्थियों को मजबूत बनाता है। प्रत्येक अस्थि का एक जो है आवरण से घिरी रहती है जिसे जो है पेरिओस्टियम कहते हैं। हड्डियां एक दूसरे से स्नायुओं द्वारा जो है जुड़ी रहती हैं। लंबी व मोटी अस्थियों के बीच में एक जो है खोखली गुहा भी पाई जाती है जिसे जो है मज्जा गुहा कहते हैं। इस गुहा में एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। अस्थियों के जो है सिरों के पास जो है लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है तथा जो है बीच में पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स का जो है निर्माण होता है, जबकि पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का जो है निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा स्तनधारियों में पाई जाती है। कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अगला है हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी जो है कहलाता है। उपास्थियों का अध्ययन कंड्रोलॉजी कहलाता है। मानव कंकाल तंत्र यहाँ पे आप देख सकते हो, एक होता है अच्छी कंकाल, एक होता है उपांगीय कंकाल। अच्छी कंकाल में जो है 4 पार्ट आते हैं, खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ और उरोस्थि। और इधर आता है उपांगीय कंकाल में पादों की अस्थियाँ और मेखलाएँ। अगला है अच्छी कंकाल। अच्छे कंकाल शरीर का मुख्य अक्ष बनाता है। इसके जो है अंतर्गत खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ तथा जो है उरोस्थि की जो है अस्थियाँ जो है आती हैं। अच्छी कंकाल में कुल जो है 29 + 26 + 24 + 1 यानी 80 जो है अस्थियाँ होती हैं। खोपड़ी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका फिगर बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा हमारे हिसाब से, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये पार्ट अलग अलग बताए गए हैं। खोपड़ी में जो है कुल जो है 29 जो है अस्थियाँ होती हैं, जिसमें से कपाल में 8 होती हैं, ऑक्सीपिटल 1 और पैराटाइल 2 और फ्रंटल 1 होती हैं और टेम्पोरल 2 होती है, एस्फिनाइड 1 होती है, एथमाइड 1 होती है। यानी टोटल जो है 8 हड्डियाँ कपाल में पाई जाती हैं। खोपड़ी की बात हो रही। और अगला है फेशियल। इसमें जो है 14 होती हैं, नेजल 2 होती हैं, वोमर की संख्या 1 होती है, टर्बाइनल 2, लैक्राइमल 2, जाइगोमैटिक 2 और मैक्सिला 2, पैलेटाइन 2 और मैंडिबल 1। ये जो टोटल 14 हो जाएंगे। कर्ण अस्थियाँ कितनी होती है, तो 6 होती है। यानी कान में पूछेगा कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो 6 होती हैं। और इसमें से कौन कौन सी होती है, तो मैलियस 2 होती हैं और इनकस 2 होती हैं और स्टिपीज 2 होती हैं। हाइड भाग 1 होता है, हाइड 1। योग की बात करें तो टोटल जो है 29 हड्डियाँ जो है होती हैं। अगला है शरीर की सबसे जो है छोटी जो है हड्डी स्टिपीज कान में स्थित होती है। मेरुदंड को जो है रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। कशेरुक दंड में एक दूसरे के पीछे जुड़ी हुई 26 जो है शिशुओं में
33 जो है छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिन्हें कशेरुकाएँ कहा जाता है। कशेरुक दंड मनुष्य को जो है खड़े होने, चलने फिरने आदि में मदद करता है। इसमें 4 वक्र या झुकाव पाए जाते हैं जो इसे अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार जो है प्रदान करते हैं। ग्रीवा वक्र, दूसरा वक्षी वक्र और कटि वक्र और त्रिक वक्र। यहाँ पे आप इसका फिगर भी देख सकते हो। अगला है, ये वक्र कशेरुक दंड को दृढ़ता प्रदान करते हैं तथा गति के दौरान शरीर का जो है संतुलन बनाए रखते हैं। रीढ़ की जो है कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर यहाँ पे इतनी हो जाती है, यानी गर्दन में 7 कशेरुक, वक्ष में 12 कशेरुक, कटि में जो है लंबर में जो 5 कशेरुक और त्रिक की बात करें तो ये 1 कशेरुक और पुच्छ की बात करें तो 1 कशेरुक और टोटल कितनी हो जाती है 26 हो जाती है रीढ़ में। अगला है पसलियों में। पसलियों में देख लेते हैं तो आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कौन कौन सी हड्डियाँ हैं। इनकी कुल संख्या बात करें तो 12 जोड़ी अर्थात जो है 24 होती हैं। प्रत्येक पसली वक्ष के जो है सामने की जो है और उरोस्थ से जो है तथा पीछे की ओर किसी एक जो है वक्षी कशेरुका से जो है जुड़ी होती हैं। उरोस्थ की बात करें तो यह वक्ष के बीचों बीच चपटी जो है संकरी तथा जो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी हड्डी होती है जो पसलियों को आपस में जोड़ती है। अगला है, यहाँ पे आप चित्र भी देख सकते हो, उपांग कंकाल। इसके जो है 2 भाग होते हैं। पहला है पादों की अस्थियाँ। मानव कंकाल में 2 अग्रपाद तथा 2 पश्चपाद होते हैं। प्रत्येक अग्रपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि ह्यूमरस तथा नीचे के भाग में 2 लंबी अस्थियाँ जो है रेडियस तथा जो है अल्ना होती हैं। कलाई की बात करें तो रिस्ट में छोटी छोटी जो 8 अस्थियाँ होती हैं जिन्हें जो है कार्पल्स कहते हैं। दोनों अग्रपादों में कुल 60 अस्थियाँ होती हैं। प्रत्येक पश्चपाद के जो है ऊपरी भाग जांघ में एक लंबी अस्थि फीमर, निचले भाग में 2 लंबी अस्थियाँ टिबिया तथा जो फिबुला पाई जाती हैं। घुटने पर एक जो है टोपीनुमा अस्थि होती है जिसे जो है पटेला कहते हैं। दूसरा है मेखलाओं की अस्थियाँ। मेखलाएँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला है अंश मेखला, श्रोणी मेखला। यहाँ पे अंश मेखला की बात करें तो तथा जो है हाथ जो है कि जो है उपास्थि जो है अस्थियाँ भी कहते हैं। अंश मेखला में एक लंबी जो है अस्थि हंसुली जो है कॉलर बोन तथा जो है पीठ के जो है बीच जो है पीछे की ओर एक जो है त्रिकोणीय चपटी अस्थि जो है स्कंधास्थि होती है। मनुष्य के हाथ को 3 भागों में बांटा जाता है। इन्हें ऊपर से नीचे क्रमशः बाहु, प्रबाहु तथा हस्त कहते हैं। इनमें जो है निम्न प्रकार की अस्थियां होती हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। बाहु या जो है प्रंगंटिका आर्म ह्यूमरस, दूसरा है प्रबाहु रेडियस तथा अल्ना। हस्त हाथ को 3 भागों में बांटा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कलाई कार्पल्स 8 हड्डियाँ होती हैं, हथेली में मेटाकार्पल्स 5 हड्डियाँ होती हैं, अंगुलिया में अंगुलिस्तिया जो है और अंगुलियों में 3 व अंगूठे में 2 होती है। अगला है श्रोणी मेखला तथा जो है पैरों की हड्डियाँ। श्रोणी मेखला तथा जो है पैर में जो कुल 60 हड्डियाँ होती हैं। श्रोणी मेखला अच्छी कंकाल तथा पश्चपादों के जो है बीच संधियोजन में सहायता करती है। श्रोणी मेखला 3 प्रकार की अस्थियों से जो है बनी होती है। आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हो। मनुष्य की टांग के जो है 3 मुख्य भाग होते हैं, जांघ, जांघा, पैर। यहाँ पे जांघ फीमर शरीर की सबसे जो लंबी अस्थि और यहाँ पे जंघा में टिबिया तथा फिबुला और यहाँ पैर में 3 भाग होते हैं पैर के। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। गुल्फ जो टॉर्सल जो हड्डियाँ 7 होती हैं, तलवा में 5 होती हैं मेटाटॉर्सल हड्डियाँ और पंदा गुलिया की बात करें तो ये पंदा गुलिया में जो है अंगुलास्थियाँ, अंगुलियों में 3 व जो है अंगूठे में 2 होती है। आप दोस्तों इसको जो है वीडियो को रोक करके इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और पढ़ लेना कौन सी हड्डी जो है कहाँ पे होती है। अगला है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये पटेला होती है, यहाँ पे जो बीच में होता है इसे पटेला कहते हैं। फीमर कौन सी होती है तो फीमर ये लंबी वाली हड्डी होती है।
और यहाँ पे फिबुला ये इसके अंदर वाली होती है। टिबिया की बात करें तो इस साइड वाली होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो अगला है यहाँ पे जानु फलक तथा जो है पटेला अथवा पटेला, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका चित्र, ये पटेला है। अगला है यह जो है त्रिकोणाकार चपटे आकार की हड्डियाँ मतलब हड्डी होती है। यह प्रत्येक जो है घुटने पर आगे की ओर पाई जाती है। अस्थि संधियाँ, अस्थि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। जोड़ का प्रकार, रेसी जोड़, इधर विवरण गति, हड्डियाँ स्थिर रहती हैं और गति नहीं होने देती। उदाहरण में खोपड़ी की हड्डियाँ। दूसरा उपस्थि युक्त जोड़, इसमें जो है विवरण, इन जोड़ों में जो है सीमित जो है गति होती है। अगला है उदाहरण के लिए कशेरुदंड। शाइनोवियल जोड़, और यहाँ पे जो है अगला है बाल और सॉकेट जोड़, तो यहाँ पे हो जाए कंधा कोल्हा। हिंज जोड़, केवल एक दिशा में गति, घुटना कोहनी। अगला है पाइवट धुराग्र जोड़, ये जो है गर्दन एटलस और अक्ष के जो है बीच। विसर्पी जोड़, ये कलाई टखना। सैडल जोड़, ये अंगूठा में होते हैं। अगला है कंकाल तंत्र के रोग कौन कौन से हैं, तो गठिया रोग होता है। गठिया रोग होने का जो कारण शरीर के जो है रक्त में यूरिक अम्ल के स्तर का जो है बढ़ जाना। जब शरीर में यूरिक एसिड का जो है स्तर बढ़ता है तो यह जोड़ों में क्रिस्टल बनाता है, इसे जो है हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। अगला है इस जो है क्रिस्टल जमाव से जोड़ों में दर्द और सूजन होती है। आर्थराइटिस, यह जोड़ों से जो है संबंधित एक रोग है जिसमें हड्डियों के जोड़ों के स्थान के ऊपर सूजन का जो है आ जाती है तथा जो है अक्सर जोड़ों में जो है दर्द होता है। ऑस्टियोमलेशिया एवं जो है रिकेट्स जिसे कहते हैं। वयस्कों में जो है कैल्शियम तथा जो विटामिन डी की कमी से जो अस्थि मृदुता नामक रोग हो जाता है और इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों में विटामिन डी अभाव के कारण सूखा रोग हो जाता है। आप यहाँ पे कंकाल देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया है। आप इसको वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। अगला है कमर की हड्डी। कमर की हड्डी में आप देख सकते हो कशेरुदंड, गर्दन है, वक्ष है, कटी है, सैक्रम है, पुच्छ है। ये 26 जो अस्थियाँ टोटल होती हैं कशेरुदंड में। अगला है वक्ष स्टर्नम 1 होती है, पसलियाँ 24 होती हैं, टोटल 25 हो जाएगी वक्ष में। वक्ष अंश मेखला स्कैपुला 2 होती हैं और क्लेविकल 2 होती हैं, टोटल 4 अस्थियाँ होती हैं। कूल्हा की बात करें तो श्रोण मेखला आस इनोमिनेट्स 2 अस्थियाँ होती हैं। अग्रपाद ऊपरी बाहु ह्यूमरेस 2 होती है, अग्रबाहु रेडियस और जो है उलना 4, कलाई कार्पस 16, हस्त मेटाकार्पस 10, अंगुलियाँ जो है फिलिंजिस 28, टोटल कितनी हड्डियाँ होती है तो 60 होती हैं। अगला है पश्चपाद। जांग में फीमर में 2 होती हैं, पिंडली में टिबिया और फिबुला होती है 4, घुटना पटेला 2, गुल्फ टखना जिसे कहते हैं टॉर्सल्स ये जो है 14 होती हैं। पैर में तलुआ में मेटाटॉर्सल्स 18 होती हैं और अंगुली स्थियाँ ये जो है फिलेंजिस ये 28 होती हैं। टोटल मिला करके 60 हस्तियाँ होती हैं पश्चपाद में। अगला है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र वह तंत्र जो सोचने समझने तथा जो स्मरण रखने के लिए साथ ही जो है शरीर के जो विभिन्न अंगों के कार्यों में जो है सामंजस्य तथा जो है संतुलन स्थापित करने का कार्य करते हैं, उन्हें तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो यहाँ पे जो इसके 3 पार्टों में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय जो है तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर जो है नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 पार्ट है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क को 3 भागों में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 2 भागों में बांटा गया, सेरिब्रम और डाइएनएस फिलान थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। और यहाँ पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क संपूर्ण शरीर तथा जो है स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष होता है। मस्तिष्क खोपड़ी के
क्रेनियम में जो है पाया जाता है। इसका कुल औसतन भार लगभग 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क तथा जो है मेरुरज्जु दोनों ही संयोजी ऊतक द्वारा जो है बनी 3 आच्छादन कलाओं से जो है घिरे रहते हैं। इन कलाओं या परतों को जो है मेनिंजिस कहते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के चारों ओर एक द्रव भरा रहता है जिसे जो है सेरी जो है ब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। इस द्रव का जो है प्रमुख कार्य बाहरी आघातों मस्तिष्क की जो है सुरक्षा करना होता है। मानव मस्तिष्क में जो है लगभग 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कार्यों के आधार पर तंत्रिका कोशिका को जो है निम्न प्रकार से जो है वर्गीकृत किया जाता है। पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, एक ध्रुवीय होती हैं। संवेदांगों से जो है प्रेरणाओं को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजती हैं। दूसरा है चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं, बहुध्रुवीय जो है होती हैं। ये कोशिकाएं मस्तिष्क से आदेशों को लेकर मांसपेशियों तक जो है जाती हैं। अगला है संयोजक या फिर मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं, ये जो है बहुध्रुवीय होती है। मानव मस्तिष्क को 3 जो है प्रमुख भागों में विभाजित जो है करती हैं। यहाँ 3 भागों में विभाजित किया गया है। अग्र मस्तिष्क, यहाँ पे इसके जो है पार्ट बांटे गए हैं, तो घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क और डायएनसीफिलॉन। डायएनसी जो है फिलॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप मस्तिष्क के जो है पार्ट भी देख सकते हो। आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको अच्छे से तैयार कर लेना। घ्राण पिंड क्या है? इसका कार्य जो है सूंघने की संवेदना देना होता है। और प्रमस्तिष्क यह जो संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 होता है, अर्थात यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क दाएं तथा जो है बाएं जो है 2 भागों में बटा होता है। दायां भाग शरीर के जो है बाएं भाग को नियंत्रित करता है, जबकि बायां भाग शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। अगला है प्रमस्तिष्क गोलार्ध पर जो है 4 पिंड पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रंटल पिंड, पेराइटल पिंड, टेम्पोरल पिंड और ऑक्सीपिटल पिंड। यहाँ पे फ्रंटल पिंड में ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियाँ, गति नियंत्रण वाणी क्षेत्र का कार्य इसका है। और पेराटाइल पिंड का कार्य है ताप, स्पर्श, दर्द, स्वाद आदि के ज्ञान का अनुभव करना है। और टेम्पोरल पिंड का कार्य है सुनना, वाणी समझना और गंध ज्ञान। ऑक्सीपिटल पिंड का जो कार्य है प्रकाश की संवेदना। दोस्तों बहुत ही जो है आपको जो है डीपली इसमें बढ़िया समझाया गया है, तो आप इनको अगर पढ़ लिया ना तो आपका जो है साइंस यानी जीव विज्ञान से एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगला है डायएनसीफिलॉन। डायएनसीफिलॉन क्या है? तो यहाँ अगर मस्तिष्क का एक भाग है जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध द्वारा जो है घिरा रहता है। डायएनसीफिलॉन का जो निचला भाग हाइपोथैलेमस कहलाता है। यह शरीर के आंतरिक वातावरण पर जो है नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के खाने पीने, ठंडा रखने, गुस्सा आदि की जो भावनाओं के लिए जो है प्रेरणा देता है। डायएनसीफिलॉन का जो ऊपरी भाग थैलेमस कहलाता है। अगला है थैलेमस भाग में जो पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। शरीर का ताप नियंत्रण लगभग 37°C, हृदय धड़कन का जो नियमन आदि जो है कार्य भी हाइपोथैलेमस का ही है। मध्य मस्तिष्क का जो है अग्रभाग सेरिब्रल जो है पेंडिकल्स का जो है बना होता है। मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग कार्पो जो है राक्सुआ ड्रिजेमिना द्वारा जो है बना होता है। कार्पो राक्वा ड्रिजेमिना दृष्टि एवं जो है श्रवण शक्ति के नियंत्रण केंद्र होते हैं। दोस्तों थोड़ा सा कोई वर्ड जो है डिफिकल्ट है तो आप लोग इसको मैनेज कर लेना। पश्च मस्तिष्क यह 3 भागों से बना होता है। अनुमस्तिष्क इसका कार्य मुद्रा, समन्वय व संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की जो है गतियों, आंतरिक कान के जो है संतुलन आदि का नियंत्रण करना है। पांस वेरुलाई की बात करें तो ये प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क के बीच तंत्रिका कड़ी बनाते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें तो इसके द्वारा सूचनाओं का जो है संचालन मस्तिष्क से जो है मेरुरज्जु के बीच में किया जाता है। आप यहाँ पे पार्ट देख सकते हो। मस्तिष्क के जो है विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। सेरिब्रम की बात करें तो सीखने का जो है केंद्र, भावनाएं, हंसना, सोचने, समझने व ऐच्छिक क्रियाओं पर जो है नियंत्रण है। डायएनसीफिलॉन जनन क्रियाएं,
नींद उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण है। हाइपोथैलेमस ताप का नियंत्रण, भूख प्यास स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर जो है नियंत्रण है। सेरिबेलम शिथिलन एवं जो है साम्यावस्था का जो है नियंत्रण, कंकाली मांसपेशियों का जो है संकुचन। मेडुला ऑब्ला जो है घंटा हृदय का जो धड़कन, आहार नाल की जो है क्रमाकुंचन गति, श्वसन अनैच्छिक क्रियाओं का जो है केंद्र, पाचन आदि पर नियंत्रण है। अब हम लोग यहाँ पे मस्तिष्क के संबंधित कुछ रोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सभी रोग बताए गए हैं। तो ब्रेन ट्यूमर, एनेसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस और पार्किंसंस रोग, डिसलेक्सिया, पिक रोग, सेरिब्रल पाल्सी। नोट में देख लेते हैं। तो मस्तिष्क गतिविधि का जो है पता करने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी EEG का जो है प्रयोग किया जाता है। मेरुरज्जु की बात करें तो मेरुरज्जु का कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन करना। मेरुरज्जु चारों ओर से जो है मेनिंजियस जो है ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड व जो है पाया मैटर द्वारा जो है घिरी रहती है। मेरुरज्जु का निर्माण जो है मेडुला ऑब्लांगेटा के जो है पिछले हिस्से द्वारा किया जाता है। अगला है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं जो है स्पाइनल कॉर्ड को जो है शरीर के जो है विभिन्न संवेदी एवं संपादी पेशियों का जो है एवं ग्रंथियां हैं भागों से जो है जोड़ने वाली ठोस धागेनुमा जो है तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रकार कपालीय तंत्रिकाएं, मनुष्य में 12 जोड़ी जो कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, मनुष्य में 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की जो खोज सर्वप्रथम जो है लैंगली नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पेशियों ग्रंथियों में होने वाली जो है स्वतः गति को नियंत्रित करता है। स्वायत्त जो है तंत्रिका तंत्र के भाग देख लेंगे तो अंग है, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के प्रभाव हैं, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव। हृदय की बात करें तो स्पंदन दर को घटाना बढ़ाना है। नेत्र पुतली फैलाना अनुकंपित तंत्रिका तंत्र का प्रभाव है और यहाँ पे परानुकंपी में पुतली सिकुड़ना। मूत्राशय में विश्रांति और यहाँ पे संकुचन। और यहाँ पे पाचन क्रिया की बात करें तो मंदन और यहाँ पे उद्दीपन। प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं किसी जो है सूचना या संवेदना का जो है अनुभव होते ही परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा जो है दर्शाई गई त्वरित जो है अनैच्छिक क्रिया जिसमें जो है मस्तिष्क की जो है कोई जो है भूमिका नहीं होती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया एवं जो है उद्दीपन मिलकर एक जो है प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं। सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं जन्मजात होती हैं, खांसना, छींकना, जमुहाई लेना इत्यादि। और प्राप्त प्रतिवर्ती क्रियाएं जन्मजात नहीं होती हैं, इन्हें जो है प्रशिक्षण द्वारा सीखा जाता है, जैसे तैरना, गाना आदि। प्रतिवर्ती क्रियाएं का जो पता सर्वप्रथम जो है मार्शल हॉल ने जो है लगाया था। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है एवं जो समन्वय मेरुरज्जु करता है। अब हम लोग जो पोषक पदार्थ पढ़ेंगे। पोषक पदार्थ कार्बनिक तथा जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें जो है जीव अपने जो है बाहरी वातावरण से ग्रहण करते हैं। इन पदार्थों से वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो शरीर के निर्माण तथा वृद्धि के लिए जो है आवश्यक है। मनुष्य का भोजन प्रायः कई प्रकार के जो है पोषक पदार्थों का जो है मिश्रण होता है, जिसे जो है निम्नलिखित श्रेणियों में जो विभाजित किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो पोषक पदार्थ को रेशे, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ का वर्ग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि पचने के जो है पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन के जो है द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान जो है करता है। कार्बोहाइड्रेट में जो है कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के जो है प्रमुख स्रोत मक्का, गेहूँ, जौ, आलू, केला, अरबी गन्ना, दूध, शक्कर आदि। कार्बोहाइड्रेट्स के जो है प्रकार मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये जो है सरलतम, रंगीन, घुलनशील तथा जो है मीठे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों से बनते हैं जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज तथा जो है लैक्टोज। ये जो है सभी जल अपघटन द्वारा 2 जो है अणु
मोनोसैकेराइड देते हैं, अतः ये डाइसैकेराइड कहलाते हैं। ये अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। रुधिर में ग्लूकोज की जो है एक निश्चित मात्रा सदैव होती है, इसलिए इसे जो है रुधिर शर्करा भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं जो है गैलेक्टोज। ये शर्कराएं भी मीठी तथा जो है जल में घुलनशील होती हैं। लैक्टोज की जो सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा जो है माता के जो है दुग्ध में होती है। ये जल में अघुलनशील होती है। यह मुख्यतः पौधों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन आदि। कार्बोहाइड्रेट के कार्य है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के जो है रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का जो है कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत हैं। यह डीएनए तथा आरएनए का एक जो है घटक होता है। मधुमेह के जो है रोगी भोजन में मिठास के लिए सैकरीन का जो उपयोग करते हैं। सैकरीन एक जो है कृत्रिम और शर्करा से कहीं अधिक मीठा पदार्थ होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो महत्व देख लेते हैं तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में तथा जो वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को जो है ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। लकड़ी के रूप में सेलुलोज का जो उपयोग फर्नीचर बनाने में होता है। कार्बोहाइड्रेट की जो है कमी से होने वाले विकार देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की जो है कमी होने पर शरीर का जो वजन कम हो जाता है। इसकी कमी होने पर कार्य करने की क्षमता घट जाती है। कार्बोहाइड्रेट की जो है कमी होने पर शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्रोटीन प्रयुक्त होने लगती है, जिससे यकृत एवं जो है नाड़ी संस्थान के जो है कार्यों में शिथिलता आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट की जो अधिकता से होने वाले विकार। कार्बोहाइड्रेट की जो अधिकता से शरीर के वजन में जो है वृद्धि होती है तथा जो मोटापा से संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि मधुमेह। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम जोन्स जैकब बर्जेलियस ने जो है किया था तथा इसका जो है नाम प्रोटीन दिया। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं जो प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है प्रोटीन से बना होता है। अगला है प्रोटीन अधिकांश भोजन के मुख्य अवयव है तथा जो है पोषण के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। पूर्ण विखंडन पर जो है शुद्ध प्रोटीन के अणु सरल जो है अमीनो अम्लों के जो है अणुओं के टूटते हैं, मतलब अणुओं में टूटते हैं तथा अतः प्रोटीन अमीनो अम्लों के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 प्रकार के जो है अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से जो है केवल 10 ही जो है शरीर में बनते हैं, जबकि 10 जो है अमीनो अम्ल को बाहर से जो है लेना पड़ता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल की बात करें तो यहाँ पे वैकल्पिक जो है अमीनो अम्ल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है। अनिवार्य अमीनो अम्ल में आइसो जो है ल्यूसीन है और अगला है हिस्टीडीन, ल्यूसीन, मिथियोनिन, लाइसिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनिन, फिनाइल एलानिन और आर्जिनिन। और यहाँ पे देख लेते हैं वैकल्पिक अमीनों में एलानिन और एस्पैरेजिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन और ग्लूटामेट और ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन, टाइरोसिन। अगला है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे देख लेते हैं अमीनो अम्लों को पादप एवं जंतु दोनों प्रकार के जो है स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। पादप स्रोत मटर, सोयाबीन, राजमा, चना एवं मूंग आदि। जंतु स्रोत की बात करें तो पनीर, मछली, मांस, अंडे एवं दूध। सोयाबीन एकमात्र जो है गैर पशु प्रोटीन है जिसमें जो है सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मेरेस्मस तथा जो है क्वाशियोरकर रोग जो है प्रोटीन की जो है कमी से होते हैं। प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं तो यहाँ पे ये बाल जो है त्वचा तथा मांसपेशियों के मुख्य घटक हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन के जो है संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये वंशानुगत लक्षणों के विकास में जो है तथा वंशानुगत क्रियाकलापों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। ये कोशिकाओं की जो है वृद्धि एवं मरम्मत करती हैं। प्रोटीन एंटीबॉडीज के जो है रूप में शरीर की जो है सुरक्षा करती हैं। प्रोटीन की जो है आवश्यकता वृद्धों में जो उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। सामान्य क्रियाशील महिला हेतु
प्रतिदिन प्रोटीन की जो आवश्यक मात्रा लगभग 45 ग्राम तथा जो है दूध पिलाने वाली माता को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम के जो है करीब प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गेहूं तथा चावल में जो ग्लूटाइलिन प्रोटीन पाई जाती है। दालों में जो है प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन का जो निर्माण है पेप्टाइड बंध द्वारा होता है। प्रोटीन क्षारीय होते हैं और शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं मुख्य प्रोटीन और उनके कार्य। केसिन की बात करें तो दूध में पाया जाता है जो सफ़ेद रंग का होता है। ओवल ब्यूमिन एल्ब्यूमिन अंडे में पाया जाता है। अगला है केराटिन, त्वचा बाल नाखून सींग खुर के जो है निर्माण में सहायक है। और कोलेजन की बात करें तो अस्थि तथा जो है कार्टिलेज के आधार पदार्थ का जो है निर्माण करना तंतुमय संयोजी ऊतक के निर्माण में प्रयुक्त है। ग्लोबिन या रुधिर में पाए जाने वाला प्रोटीन है। यह जो है हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करती है। साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया में जो है पाए जाने वाला प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। वसा की बात करें तो यहाँ वसा शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। हमारे भोजन के सारे तेलीय व चर्बी युक्त घटक लिपिड्स होते हैं। इन्हें जो है जंतु स्रोत जैसे दूध, पनीर, अंडा, मछली एवं वनस्पति स्रोत जैसे वनस्पति तेल, सरसों, बादाम, तिल, अखरोट आदि से जो है प्राप्त करते हैं। वसा त्वचा के जो है नीचे जमा होकर शरीर के ताप को जो है बाहर निकालने से रोकती है। ये जल में अविलेय है। वसा सामान्यतः 20 अंश सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है। वसा के जो कार्य है, वसा जो है ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को जो है चोटों से बचाती है। यह प्रोटीन के जो स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जीवों में 3 प्रकार के जो है वसा पदार्थ होते हैं। सरल लिपिड्स, ये जो है सरल उदासीन वसाएं होती हैं। इनके अणु अपेक्षाकृत बड़े बड़े होते हैं। प्रत्येक अणु का जो है संश्लेषण जो है ग्लिसरॉल के एक जो है तथा जो वसीय अम्लों के जो है 3 अणुओं के जो है ईस्टर बंधों द्वारा जुड़ने से होता है। अधिकांश पादप वसाएं जैसे कि मूंगफली, तिल, सरसों असंतृप्त होती हैं। ये जो है सदा तरल अवस्था में रहती हैं। अधिकांश जंतु वसाएं जैसे कि घी, मक्खन संतृप्त होती हैं। भोजन में संतृप्त वसाओं की जो है अधिकता से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में जो है प्रमुख वसा त्वचा के ठीक नीचे एक जो है अधस्तत्वचीय वसा स्तर के रूप में होता है, जिसे जो है पेनिकुलस एडिपोसस कहते हैं। अगला है संयुक्त लिपिड्स। संयुक्त लिपिड्स वसीय अम्लों, एल्कोहल तथा जो है कुछ अन्य पदार्थों से बने यौगिक होते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोलिपिड्स, मोम तथा जो है लाइपोप्रोटीन्स। मोम की बात करते यह सामान्य वसाओं से भी अधिक जो है जलांतक होता है। अतः सेब, नाशपाती आदि जो है फलों पर कीटों तथा जंतुओं के शरीर पर जो है मोम का जो है महीन जलरोधक आवरण होता है। व्युत्पन्न लिपिड्स, ये जो है लिपिड्स उपापचय के दौरान बनने वाले विविध पदार्थों से व्युत्पन्न विशेष प्रकार के जो है लिपिड यौगिक होते हैं। विटामिन देख लेते हैं। तो विटामिन वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी जो आवश्यकता हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा में होती है। इनकी आवश्यकता ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए नहीं होती, अपितु ये मानवों में उपापचय को जो है नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक होते हैं। विटामिन का जो शरीर में बहुत अधिक जो है होना भी हानिकारक होता है, अतः डॉक्टर के परामर्श के बिना विटामिन की गोली नहीं लेनी चाहिए। अगला है विटामिन की खोज सन जो है 1912 में जो कश्मीर फंक जो है द्वारा की गई थी। विटामिन हमारे शरीर द्वारा जो है संश्लेषित नहीं किया जाता है। विटामिन डी तथा जो है के अपवाद है, इसलिए इन्हें जो भोजन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। इनकी जो है कमी से मेटाबॉलिज्म त्रुटिपूर्ण होकर शरीर को जो है रोगीला बना देता है। शरीर में जो है विटामिन का जो संचय बहुत कम होता है। इनकी जो अधिकांश मात्रा का जो मूत्र के साथ उत्सर्जन होता रहता है, इसलिए जो इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक है। विटामिन शरीर को जो है ना तो ऊर्जा देता है और ना ही शरीर के जो है निर्माण में भाग लेता है।
इसका जो कार्य बीमारियों से सुरक्षा पहुंचाना है। बड़ी जो है आंत के जो है कोलोन वाले जो क्षेत्र में कुछ सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, जिसके जो द्वारा विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के का जो निर्माण किया जाता है। विटामिन के प्रकार, विटामिन यहाँ पे वसा में जो है घुलनशील विटामिन है और यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में जो है जल में सिर्फ BC होता है और बाकी जो है A, D, E, K ये सभी जो है वसा में घुलनशील होते हैं। यहाँ पे विटामिन B1, B2 और B3 और B6, B4, 5, B7, 9 और B12 सभी हैं। विटामिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूध में जो है विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन C का जो सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। विटामिन C जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन जो है B12 आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। घाव भरने में विटामिन C सहायक होता है। लोहे के जो है अवशोषण में जो विटामिन C मदद करता है। विटामिन D सूर्य के जो है प्रकाश की जो है उपस्थिति में त्वचा में बनता है। विटामिन D को हार्मोन्स माना जाता है। सूर्य की किरणें विटामिन D का जो है अच्छा स्रोत होती हैं। मानव शरीर के यकृत में विटामिन A जो है भंडारित होता है। प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन है। पालक लोहे का अच्छा स्रोत होता है। विटामिन का नाम एक तरफ दिया गया है, विटामिन ए, और रासायनिक नाम रेटिनॉल कहते हैं और इससे रोग होता है रतौंधी और जीरोथैलेमिया। स्रोत क्या है? तो ये गाजर हैं, हरी सब्जियां हैं और दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ये सभी जो खाओगे तो विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। अगला है विटामिन B1। ये थायमीन, ये बेरी रोग होता है। साबुत अनाज, अंकुरित गेहूँ, खमीर फली, सेम, मछली, समुद्री भोजन। विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन, ये जो है किलोसिस, ओस्ट और विदरक, त्वचा, जीभ का जो है फटना, आंखों का जो लाल होना, ये सभी रोग होता है। दूध खाओ, पनीर, मांस, अंडे, अंकुरित गेहूँ और मशरूम, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, यीस्ट, जिगर, ये सभी खाने से राइबोफ्लेविन रोग सही हो जाता है। विटामिन B3, इससे रोग होता है नियासिन तथा जो है निकोटीनिक अम्ल, इसे जो है इसका नाम है यहाँ पे। और पेलाग्रा रोग होता है और यहाँ पे साबुत अनाज खाइए, फली, यीस्ट, यकृत, मछली का मांस, मटर, मेवा। विटामिन B5 की बात करें तो ये पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। चर्म रोग होता है, अनिद्रा जो है, वनज कम होना और बाल सफ़ेद होना। और इसकी जो पूर्ति के लिए यीस्ट, दूध, मूंगफली, टमाटर, यकृत और गेहूँ, चना, शहद, गन्ना। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन इसका नाम है और रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन, ये सभी हो जाता है। साबुत अनाज, दालें, मटर जो है, केला, सोयाबीन, मांस, सब्जियां, यीस्ट खाना पड़ता है। विटामिन B7 की बात करें तो बायोटीन, चर्म रोग, बालों का झड़ना होता है और दूध, काष्ठफल, शहद, यकृत, मांस, मछली। विटामिन B9 फोलिक अम्ल, रक्त क्षीणता, कुठित वृद्धि, हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे, सोयाबीन सभी खाना चाहिए। विटामिन B12 के लिए कोबालामीन घातक, रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की जो है गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। इसके लिए मांस, मछली, अंडा, दूध खाना चाहिए। विटामिन C की बात करें तो यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल इसे कहते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें आंवला, नींबू, टमाटर, हरे पत्ते वाली जो सब्जियाँ, अमरूद खाना चाहिए। विटामिन D इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स जिसे कहते हैं, आमतौर पर बच्चे प्रभावित होते हैं। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, मक्खन, मछली का तेल खाना चाहिए। विटामिन E टोकोफेरॉल कहते हैं और जनन क्षमता में जो है कमी, जननांग तथा जो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अंडे की जो जर्दी, गेहूँ, अंकुरण सब्जियों का जो है तेल, सूर्यमुखी का तेल खाना चाहिए। विटामिन K नेप्थो जो है क्यूनोन, रक्त थक्का जमने में विकार होता है और यहाँ पे पत्तेदार सब्जियां, गेहूँ, अंकुरण बड़ी जो आंत में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा जो है विटामिन K का जो है संश्लेषण किया जाता है। जल पृथ्वी का जो लगभग 71% भाग जल से जो है ढका है। जल से ही पृथ्वी पर जीवन की जो है उत्पत्ति हुई। मानव शरीर का लगभग जो 65% भाग जल होता है। जल के कार्य, जीव तंतुओं के जो अधिकांश पदार्थ जल में जो है घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि रुधिर, प्लाज्मा, ऊतक द्रव्य आदि। जल शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाता है।
अगला है जीवों के शरीर में यह ताप नियंत्रित करता है, शरीर में यह स्नेहक का कार्य करता है, यह एक उपापचयी पदार्थ का काम करता है। रेशा की बात करें तो रेशा मनुष्य के भोजन का जो है एक प्रमुख अंग होता है। यह हमारी आहार नल की सफाई के लिए खुदरे पदार्थ के रूप में एंजाइम्स क्रिया के लिए अधिक सतह प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। भोजन में रेशों की जो उपस्थिति कोलेस्ट्रॉल को जो है कम करती है। भोजन में पर्याप्त रेशा गुर्दे की पथरी की संभावना क्षीण करने में सहायक होती है। संतुलन आहार की बात करें तो मानव शरीर के लिए वही भोजन लाभदायक है जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं जो है खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। इस प्रकार के जो आहार को संतुलित आहार कहते हैं। खनिज लवण की बात करें तो खनिज जो है मानव शरीर के में जो है विभिन्न उपापचयी गतिविधियों का जो है नियंत्रण करते हैं। इसे जो है भोजन से प्राप्त करते हैं। यह शरीर के कुल भार का जो है 4 से लेकर के 5% अंश बनाते हैं। मानव शरीर को खनिज की अल्प मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन्हें अल्प पोषक तत्व भी कहा जाता है। इन तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अधि भार तत्व, यहाँ पे CaPCSK सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। सूक्ष्म मात्रिक तत्व की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है हमारे शरीर में अल्प मात्रा में लगभग 20 प्रकार के जो है खनिज आयन के रूप में मौजूद होते हैं। खनिज तत्वों का जो महत्व देख लेते हैं। यहाँ पे खनिज तत्व हृदय स्पंदन, पेशी जो है संकुचन, रक्त का जो है थक्का बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। कुछ खनिज लवण जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फेट अस्थियों और दांतों के मुख्य घटक होते हैं। कुछ खनिज लवण कोशिका कला की जो है पारगम्यता को प्रभावित करते हैं। कैल्शियम की बात करें तो मनुष्य के जो है शरीर में समस्त खनिज तत्वों में जो है कैल्शियम की जो मात्रा सर्वाधिक होती है। कैल्शियम अस्थियों एवं जो दांतों का जो है निर्माण करता है। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध एवं जो उससे बनी वस्तुओं में पाया जाता है। कैल्शियम की कमी से विटामिन डी के निर्माण की जो है प्रक्रिया बाधित होती है। अब हम लोग जो फास्फोरस पढ़ेंगे, यहाँ पे हड्डियों के विकास एवं वृद्धि के लिए फास्फोरस आवश्यक है। अस्थियों एवं जो धातुओं के निर्माण में सहायक होता है। वसा एवं जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। इसकी जो है उपस्थिति अम्ल क्षार जो है संतुलन को जो है बनाए रखते हैं। स्रोत सोयाबीन, सूरजमुखी और गाजर दूध इत्यादि। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मांसपेशियों में जो है ऐंठन तथा कंपन होने लगती है। मानव रोग यहाँ पे देख लेते हैं तो स्वास्थ्य का जो है अभिप्राय मात्र जो है रोग की जो है अनुपस्थिति अथवा जो शारीरिक जो है स्वस्थता नहीं है। इसे हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जब लोग स्वस्थ रहते हैं तब कार्य करने में अधिक जो है सक्षम होते हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। अगला है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार बहुत आवश्यक है, परंतु जब शरीर के जो है एक या अधिक अंगों के जो है प्रकारों पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न प्रकार के जो है लक्षण प्रकट होने लगते हैं, तब हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की जो है अनियमितताओं को ही रोग कहते हैं। रोगों के कीटाणु सिद्धांत को जो है लुईस पास्चर ने प्रतिपादित किया। उन्होंने जो प्रस्तावित किया कि रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं और रोग का जो है कारण बनते हैं। रोग को उनकी जो है प्रकृति, उत्पन्नता तथा जो लक्षणों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है रोग यहाँ पे जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जन्मजात रोग की बात करें तो जो रोग जन्म से ही के जो है समय ही विद्यमान होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। जन्मजात रोग आनुवंशिक या पोषण की कमी के कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हेमोफीलिया, हृदय के विकार, बढ़ंता, होंठ का जो है कटना आदि। उपार्जित रोग वे रोग जो शरीर में जो है जन्म के पश्चात उत्पन्न होते हैं, उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। उपार्जित रोग संक्रामक रोग जैसे चेचक, हैजा, प्लेग, छोटी माता आदि। असंक्रामक जैसे कैंसर, हृदय रोग, हीन, ताजन्य रोग, आनुवंशिक रोग आदि। संक्रामक रोग की बात करें तो जीवाणु जनित रोग है। बीमारी रोग, प्रभावित अंग और जीवाणु का नाम। टेटनस, धनुष्टाकार तंत्रिका तंत्र और क्लास्ट्रीडियम टेटानी। हैजा की बात करें तो आंत हो जाएगा। विब्रियो कोलेरिया और डिप्थीरिया में श्वास नली
कोरिने बैक्टीरियम जो है डिप्थीरिया। क्षय रोग तपेदिक, जिसे जो है राज्यक्षमा भी कहते हैं, या फेफड़े जो है प्रभावित होते हैं। माइको बैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु का नाम है। कोढ़ की बात करें तो तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है, माइको बैक्टीरियम लेप्रोसी जीवाणु है। टाइफाइड की बात करें तो ये आंत प्रभावित होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है। और यहाँ प्लेग फेफड़े, पास्चुरेला और पेस्टिस काली खांसी श्वसन तंत्र, हेमोफिलिस पर्टूसिस निमोनिया फेफड़े और डिफ्लोकोकस न्यूमोनी, गोनोरिया मूत्रमार्ग और निसेरिया गोनोरिया, सिफिलिस शिश्न, ट्रोपोनेमा पैलिडम और ट्राइकोमा आँख, और यह हो जाए क्लैमाइडिया ट्रोकोमैटिस। अगला है विषाणु जनित रोग। यहाँ पे बीमारी रोग है, प्रभावित अंग है, विषाणु का नाम है। एड्स, डेंगू ज्वर या पतई रक्षा प्रणाली WBC जो है प्रभावित होता है। संपूर्ण शरीर का जो है खास जो है कर, सिर, आँख, जोड़। विषाणु का नाम HIV वायरस, एडीज इजिप्टी वायरस। अगला है पोलियो। पोलियो में गला नाड़ी संस्थान पोलियो माइलाइटिस वायरस है। इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर प्रभावित होती है और इन्फ्लुएंजी वायरस है। चेचक संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, वेरियोला वायरस, रूबियोला विषाणु। छोटी माता संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, वायरिसेला वायरस है। खसरा संपूर्ण शरीर और मोरबिली वायरस इससे प्रभावित होता है, इससे प्रभावित होता है संपूर्ण शरीर। रेबीज की बात करें तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क प्रभावित होता है। और रैबिडो वायरस। कोविड-19 गला फेफड़ा और यह में SARS-CoV-2। पीत ज्वर हृदय यकृत गुर्दा प्रभावित होता है, एडीज और इजिप्टी। चिकनगुनिया जोड़ों में तीव्र दर्द, त्वचा पर जो है लाल चकत्ते, एडीज इजिप्ट मच्छर। जापानी जो है इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी, अर्बो वायरस और क्यूलेक्स मच्छर। स्वाइन फ्लू तेज ज्वर, उल्टी, दस्त, H1N1। गलसुआ, लार ग्रंथियां और मम्पस वायरस। कवक जनित रोग की बात करें तो यहाँ बीमारी है, रोग है, प्रभावित अंग है और कवक का नाम है। दमा, फेफड़े प्रभावित होते हैं, एस्परजिलस और फ्यूमिगेट्स। एथलीट फुट त्वचा प्रभावित होता है, टीनिया पेडिस खाज त्वचा और एकैरस स्केबीज। गंजापन ये बाल और प्रभावित होता है, टीनिया और ये कैपिटिस कवक का नाम है। दाद की बात करें तो त्वचा और ट्राइकोफाइटान लेरुकोशम। प्रोटोजोआ यहाँ पे जनित रोग देख लेते हैं तो प्रोटोजोआ रोग, प्रभावित अंग, प्रोटोजोआ का नाम। मलेरिया इसमें जो प्रभावित होता है तिल्ली RBC, प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी। पैरिया मसूड़े दांत, जिंजीविलिस सोने की बीमारी, निद्रा रोग, मस्तिष्क प्रभावित होता है। ट्रिपोनोसोमा जो है परजीवी। पेचिस ये आंत प्रभावित होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिट का। कालाजार, अस्थि और लिसमैनिया डोनावानी। अन्य संक्रामक रोग यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों पहला है फाइलेरिया। यह रोग वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक जो है सूत्र कमी के कारण होता है। इस रोग से लसिका वाहिनी और ग्रंथियां फूल जाती है। दूसरा है एस्केरिएसिस। यह रोग एस्केरिएसिस जो है लुम्ब्रिकाइड्स नामक जो है निमेटोड के कारण होता है। यह संक्रमित भोजन ग्रहण करने से होता है। टीनियसिस की बात करें तो यह आंत को जो प्रभावित करता है, यह टीनिया सोलियम नामक परजीवी के कारण होता है। अगला है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग जो परिचित रोग हैं, किंतु इसके जो है अंतर्गत आने वाली बीमारियों का जो कारण जीव नहीं होते हैं और ना ही ये बीमारियां छुआछूत से फैलती हैं। असंक्रामक रोग बाह्य कारकों द्वारा होते हैं, जैसे कि पोषण की कमी, किसी चोट के कारण आदि। असंक्रामक रोग निम्न प्रकार से जो है हो सकते हैं, जैसे कि जो है हीन ताजन्य रोग, आनुवांशिक रोग तथा जो है मानसिक रोग। राष्ट्रीय रोग की बात करें तो इसके अंतर्गत कैंसर, मधुमेह, गठिया, हृदयाघात आदि रोग आते हैं। और हीन ताजन्य रोग की बात करें तो वे रोग जो किसी पोषक तत्व जैसे विटामिन, खनिज तत्व, प्रोटीन इत्यादि की जो है कमी से होते हैं। इन रोगों को हीन ताजन्य रोग कहते हैं। घेंगा जो है थायराइड ग्रंथि के जो है फूलने से होता है। थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की जो है गर्दन के आधार पर जो है
कंड से जो है नीचे स्थित होती है। घेंघा रोग आहार में आयोडीन की जो है कमी से होता है। एनीमिया रुधिर ये में जो है लाल जो है रुधिराणु या जो है हेमोग्लोबिन की जो है कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। मैरेस्मस यह रोग जो है मानव शरीर में जो प्रोटीन की कमी से मतलब हो जाता है। इस रोग से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। रोगी कमजोर एवं जो है दुबला पतला हो जाता है, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। अगला है क्वाशियोरकर रोगी के रक्त के जो है प्लाज्मा में प्रोटीन की जो है कमी हो जाती है, त्वचा सूखकर पपड़ी हो जाती है, यकृत का क्षय हो जाता है। आनुवांशिक रोग की बात करें, आनुवांशिक रोग किसी जो है व्यक्ति को उसके माता या पिता द्वारा जो है जन्म से ही जो है मिले होते हैं। ये निषेचन के समय गुणसूत्रों की संख्या में कमी या ज़्यादा होने के कारण भी होते हैं। इसके जो है अंतर्गत कुछ जो है मुख्य बीमारियां नीचे जो है वर्णित हैं। वर्णांतता की बात करें तो इस रोग से जो है ग्रसित व्यक्तियों में लाल एवं जो हरा रंग पहचानने की जो क्षमता नहीं होती है। इससे मुख्य रूप से जो है पुरुष प्रभावित होते हैं। हेमोफीलिया इस रोग से जो है में जो स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं। हेमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति में चोट लगने पर जो है काफ़ी समय से के बाद भी जो रक्त लगातार बहता रहता है। डाउन सिंड्रोम इस रोग का जो कारण यह है कि 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त जो है प्रति का जो है आ जाना। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति छोटे कद, छोटे गोल सिर का जो है होता है। टर्नर सिंड्रोम इस रोग का जो कारण है एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है। ऐसी नारी बांझ होती है। प्रदूषण जनित रोग पहला है मिनीमाता रोग। यह रोग शरीर में जो है पारा, मरकरी, Hg की जो अधिकता के कारण होती है। इसमें शरीर के जो अंग, होंठ, जीभ, काम जो है करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आंखों में धुंधलापन, मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है। इटाई रोग यह रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। यह अस्थियों तथा जो जोड़ों की दर्दनाक बीमारी है। इस तत्व की अधिकता से लीवर तथा जो फेफड़ों का जो कैंसर हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम यह बीमारी पेयजल में नाइट्रेट की जो अधिकता से होती है। ब्लैक फुट आर्सेनिक के जो लगातार संपर्क से यह जो बीमारी होती है। इसमें त्वचा तथा जो फेफड़े का जो कैंसर हो सकता है। मानसिक रोग एक जो है मानसिक अवस्था है जिसका जो प्रभाव व्यवहार पर दिखाई देता है। ये रोग तनाव से होते हैं जो व्यक्ति के सामाजिक विकास को जो है प्रभावित करते हैं। कुछ मानसिक रोगों का जो है विवरण निम्नलिखित है। अल्जाइमर रोग जो है मनोभ्रंश का जो है सबसे आम कारण है। स्मृति, सोच, व्यवहार और सामाजिक कौशल में क्रमिक गिरावट ये जो है परिवर्तन व्यक्ति की जो है कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। याददाश्त का कमजोर होना अल्जाइमर रोग का जो है मुख्य कारण है, मुख्य लक्षण है। डिस्लेक्सिया यह जो है याद करने से संबंधित रोग है जिसमें जो है पढ़ने में कठिनाई होती है। इसे जो है विशिष्ट अक्षमता भी कहते हैं जो शिशु में सामान्य रोग है। अन्य जो है मानसिक रोग जैसे कि एंजाइटी, अवसाद, भोजन विकार इत्यादि। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो कंप्लीट जो है रोजगार विद अंकित की जो है जीएस सुधा बुक में जो है जीव विज्ञान का पाठ कर लिए हैं। ये दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।